नमस्कार। भारतीय राजनीतिक विचारकों में हमने कौटिल्य की चर्चा कर ली है पिछली क्लासों में। आज की क्लास में हम प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक विचारक राजा राम मोहन राय की चर्चा करते हैं। राजा राम मोहन राय इनका जन्म 1772 और 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। जब भारतीय राजनीतिक विचारकों की बात आती है तो एक प्रसिद्ध विचारक हैं, प्रारंभिक समाज सुधारक जिनको हम मान सकते हैं, राजा राम मोहन राय। ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं भारत के। इनका जन्म 1772 में हुआ है और इनकी मृत्यु 1833 में हुई है। इनमें जो महत्वपूर्ण डाटा है उनकी एक बार चर्चा कर लें, बाद में इनका ये कुछ विचार हैं उनकी बातें कर लेंगे। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे इसकी, लगभग आधे घंटे में इसका पूरा मैटर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इनका जन्म की बात कर लें, जीवन परिचय। तो इनका जन्म 22 मई 1772 को कहाँ पर हुआ? बंगाल में। बंगाल में कहाँ? बंगाल में हुगली जिला है। हुगली जिले में गांव है एक राधानगर। ये इनका जन्म परिचय हो गया। 1772 में इनका जन्म हुआ है, बंगाल में हुआ है और हुगली जिले में राधानगर नामक एक गांव है, उस गांव में हुआ है। अब इनके पिता का नाम रमाकांत राय थे और इनकी माता का नाम तारिणी देवी था। माता का नाम तारिणी देवी। ये चीज़ें एग्जाम में कम ही पूछी जाती हैं। माता पिता का नाम बहुत ही कम पूछते हैं, कोई बाई चांस ही कोई पूछ रहे तो बात अलग है, लेकिन जीवन परिचय हम पढ़ते हैं तो ये छोटी छोटी बातें देख लेते हैं पहले। अब इनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं में, तो इनकी एक प्रसिद्ध बुक है, एक बुक याद कर लो आप, काफ़ी है। प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी तोहफात उल मुवाहिदीन। तोहफात उल मुवाहिदीन ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तोहफात उल मुवाहिदीन, मुवाहिदीन का मतलब होता है एकेश्वरवाद, एक ईश्वर को मानना, बहुत से देवताओं को न मानकर केवल एक देवता को ही मानना, यानी एकेश्वरवादियों के लिए क्या है? तोहफा है। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। और इनके बाद में इनकी कुछ पत्रिकाओं की भी चर्चा आती है, जैसे प्रसिद्ध पत्रिका है इनकी संवाद कौमुदी। उसके बाद में संवाद कौमुदी है, ये है बंगला भाषा में, ये बंगला भाषा में है। उसके बाद में एक फारसी भाषा में पत्रिका लिखी हुई है, मीरात उल अखबार। मीरात उल अखबार ये फारसी भाषा में लिखी हुई है, फारसी भाषा में प्रकाशित होती थी ये मीरात उल अखबार। ये दो प्रसिद्ध पत्रिकाएं हैं। संवाद कौमुदी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, इन्हीं में से पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, लगभग इन तीन में से ही आ जाता है। राजा राम मोहन राय का जो क्वेश्चन बनता है वो लगभग इन तीन में से ही पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं में से पूछा गया है। उसके बाद में एक पत्रिका और है ब्रह्मनिक मैगजीन। ब्रह्मनिकल मैगजीन ये भी इनकी एक पत्रिका है। ये तीन पत्रिकाएं याद कर लें और एक ये बुक याद कर लें, चार में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तोहफात उल मुवाहिदीन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। संवाद कौमुदी इनकी एक पत्रिका है, बंगला भाषा में प्रकाशित होती थी। मीरात उल अखबार ये एक पत्रिका है जो फारसी भाषा में प्रकाशित होता था, और एक ब्रह्मनिक मैगजीन। इस प्रकार से तीन पत्रिकाएं और एक ये बुक मोस्ट हैं, सब आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। उसके बाद में किताबें होंगी। इनके बाद में दो संगठन हैं इनके, एक है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा
1815 में इनका गठन किया गया था। एक है इसमें ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, और ये है ब्रह्म समाज। ये 1828 में इसका गठन किया गया था। आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, ये इनके द्वारा बनाए गए दो संगठन हैं। समाज सुधार करने के लिए जो संगठन बनाए गए हैं उनमें है आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। ये आत्मीय सभा का गठन 1815 में किया गया था और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई। इसके बाद में इनके द्वारा एक सती प्रथा निषेध अधिनियम पास करवाया गया था अंग्रेज शासकों के द्वारा। ये भी मोस्ट है। एक है सती प्रथा निषेध अधिनियम, 1829 में। ये 1829 में बना था। उस टाइम यहाँ के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये कुछ डाटा हैं इनके, इनको अब याद कर लोगे, ज़्यादा नहीं है, गिनती के ही हैं, इनको याद नहीं करना है। इनमें एक तो इनकी जन्म 1772, 22 मई 1772, ये कई बार पूछा हुआ है। 22 मई 1772 को इनका जन्म हुआ था। इनका जीवन काल है 1772 से लेकर 1833 तक। जन्म कहाँ हुआ है? बंगाल में हुआ है, हुगली जिले में राधानगर ग्राम में। ये बहुत कम पूछा जाता है। इनका जन्म, मृत्यु जरूर ब्रिटेन में हुई है। उसके बाद में अगली चीज़ें, ये माता पिता के नाम है, परिचय के लिए हैं। ये है मोस्ट है। एक तो पुस्तक का नाम तोहफात उल मुवाहिदीन, यानी एकेश्वरवादियों के लिए तोहफा है। और उसके बाद में ये 2-3 पत्रिकाएं हैं। संवाद कौमुदी है जो बांग्ला भाषा में है, एक मिरात उल अखबार है जो कि फारसी भाषा में प्रकाशित होती थी, एक ब्रह्मनिक मैगजीन। ये 3 पत्रिकाएं हैं। और उसके बाद में 2 संगठन, आत्मीय सभा 1815 में और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। उसके बाद में सती प्रथा निषेध अधिनियम सबसे पहले राजा राम मोहन राय के द्वारा ही पारित करवाया गया अंग्रेजों के द्वारा, यानी सती प्रथा को बंद करने के लिए। और 1829 में पारित हो गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस टाइम यहाँ के गवर्नर जनरल थे। उसके बाद में इनके द्वारा 2 कॉलेजों की स्थापना की गई थी। 2 कॉलेजों की स्थापना की गई थी। एक तो है हिंदू कॉलेज, द हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई थी 1822-23 में। और एक है वेदों के अध्ययन के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। वेदों के अध्ययन के लिए वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई। ये लगभग 1825 की बातें। ये मुख्य रूप से इनके 2 कॉलेजों की स्थापना की गई है। ये मुख्य बातें हैं। आपको इतना ही याद करना है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वाले, सब्जेक्टिव टाइप, जैसे आप यदि कॉलेज में बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो उनके लिए तो अभी और बताया जाएगा सब्जेक्टिव लिखने के लिए तो। लेकिन ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं किसी कंपटीशन के एग्जाम में, जैसे नेट है, सेट है, या आप इसमें पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट है, इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं में से 5-7 क्वेश्चन ये डाटाज में से ही पूछ लिए जाते हैं। आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे यदि आप ये 5-6 चीज़ें याद कर लोगे तो। अब आगे इनकी बात कर लें थोड़ी। जैसे एक तो 3-4 चीज़ों के बारे में हम इनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं न्याय व्यवस्था के बारे में। इनका क्या विचार था, यानी अंग्रेजों के समय जो न्याय व्यवस्था चल रही थी इनके बारे में इनका क्या विचार है। न्याय व्यवस्था में उस टाइम जो मजिस्ट्रेट थे यानी न्यायाधीश थे वो इस प्रकार से डिवाइड किए हुए थे कि जो यूरोपियन न्यायाधीश थे वो तो भारतीय और यूरोपियन दोनों के ही मामले सुनने में सही माने जाते थे, दोनों के ही मामले सुनते थे। लेकिन जो भारतीय न्यायाधीश थे वो अंग्रेज़ों के यानी यूरोपियनों के जो अंग्रेज़ों के अपराध होते थे उनका ये सुनवाई का कार्य भारतीय न्यायाधीश नहीं कर सकते थे, ये पावर नहीं था उनके पास में। तो इसके लिए इन्होंने ये कोशिश की कि जो न्याय का क्षेत्राधिकार है, भारतीय न्यायाधीशों के जो क्षेत्राधिकार है उसको भी बढ़ाया जाए और यूरोपियनों को इसके अंदर शामिल किया जाए। एक तो ये इनकी मांग थी। एक मांग थी कि उस टाइम जूरी प्रथा चलती थी। जूरी प्रथा,
जूरी प्रथा इस प्रकार से थी कि यानी न्याय की जूरी व्यवस्था थी, इसको जूरी व्यवस्था भी बोल सकते हैं उसको। जूरी व्यवस्था का मतलब ये है कि जब सुनवाई करते हैं तो मजिस्ट्रेट अपने साथ में विशेषज्ञों को भी बिठाते थे। उस जो भी जिस प्रकार का केस था उसके प्रतिष्ठित जो विशेषज्ञ होते थे उनसे राय ली जाती थी। तो इस प्रकार से इंग्लैंड में उस टाइम जूरी व्यवस्था थी और भारत में इस जूरी व्यवस्था के ये पक्षधर थे। बस इसमें नियम यही चाहते थे कि जो यूरोपियनों के भी वाद हों वो भी भारतीय ये मजिस्ट्रेट सुन सकें। एक उस टाइम जो न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था, दोनों एक साथ में हो रहे थे। न्याय भी वही व्यक्ति कर रहे थे और प्रशासन का कार्य भी वही चला रहे थे। जिस प्रकार से आज एसडीएम होते हैं वो न्यायिक कार्य भी देखते हैं और प्रशासनिक कार्य भी देखते हैं, कलेक्टर होते हैं वो न्यायिक कार्य भी देखते हैं और प्रशासनिक कार्य भी देखते हैं। तो उस टाइम जो राजाराम के द्वारा मांग रखी गई न्यायिक व्यवस्था में सुधार के लिए, मांग ये रखी गई न्यायिक कार्य अलग हो और प्रशासनिक कार्य अलग हो। यानी जो न्यायाधीश बैठते हैं उनका काम केवल न्याय का ही काम हो, प्रशासनिक कार्य में इनकी भागीदारी नहीं होनी चाहिए, उससे न्यायिक व्यवस्था प्रभावित होती है। उसके बाद में उनके द्वारा जो और मांगे की गई, मांगे ये की गई कि कानूनों का संहिताबद्ध करना, कानून संहिताबद्ध करना। कानून संहिताबद्ध का मतलब कानून को लिखना, यानी कानून लिखे हुए होने चाहिए। जो भी कानून है भारत में लागू कर रहे हो आप, इनको लिखित में लागू किया जाना चाहिए, यानी लिखित में होने चाहिए कानून। ऐसे मौखिक कानून से भेदभाव होता है, तो कानूनों को लिखित में रखा जाए। उसके बाद में एक व्यवस्था और करने की मांग रखी, क्या रखी गई कि जो भी आप कानून बनाते हो, कानून अंग्रेजों के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उसमें मांग ये रखी गई कि कानून बनाने में जनता से परामर्श लिया जाए, जनता के जो प्रतिनिधि हैं उनसे परामर्श लिया जाए। इस प्रकार से न्याय व्यवस्था में 3-4 मांगे उनके द्वारा रखी गई थी, जो भी उस टाइम की व्यवस्था में कमी थी उसके लिए। यानी जूरी प्रथा की व्यवस्था, जूरी की व्यवस्था की जानी चाहिए। न्यायिक कार्य और प्रशासनिक कार्य अलग अलग होने चाहिए, एक ही व्यक्ति के द्वारा न्याय और प्रशासनिक कार्य दोनों नहीं किए जाने चाहिए। उसके बाद में कानून को संहिताबद्ध यानी कोडिफिकेशन किया होना चाहिए, कानून को लिखित में कानून होने चाहिए। उसके बाद में कानून बनाते समय जनता से भी राय ली जाए। इस प्रकार की व्यवस्था के लिए इन्होंने बातें की गई। ये होती है इनकी न्याय व्यवस्था के बारे में इनके विचार, न्याय व्यवस्था से संबंधित इनके विचार। उसके बाद में आते हैं इनके सामाजिक सुधार, समाज सुधार से संबंधित। समाज सुधार संबंधी क्या विचार है? न्याय व्यवस्था की हमने बात कर ली। समाज सुधार में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उस टाइम सती प्रथा चलती थी। सती प्रथा क्या थी? यानी पति की मृत्यु होने पर, पति की मृत्यु होने पर पत्नी के और साथ में जलाना, पति की यदि मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को भी साथ में दाह संस्कार कर दिया जाता था। इसके कई कारण होते थे उस टाइम में, जैसे पीछे से जो इसका महिला की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, उस टाइम में जो उसकी संपत्ति है उसको हड़पने के लिए, और जो चरित्र की बात आती थी उसके लिए ये उस जो महिला होती थी उनको साथ में ही जलाने की बात होती थी। तो यानी साथ में ही जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय की जो वो भाई था, बड़े भाई थे, तो उनकी जब मृत्यु हो गई तो इनकी भाभी को साथ में ही जला दिया। तो उस जो दृश्य को देखकर इनके मन में ये विचार आया कि ये सती प्रथा बंद होनी चाहिए। तो इस सती प्रथा बंद करने के लिए इनके द्वारा पूरी कोशिश की गई और लास्ट में सती प्रथा निषेध अधिनियम बनवाया गया। क्या करवाया गया? सती प्रथा निषेध अधिनियम बनवाया गया। सती प्रथा को बंद करने के लिए सती प्रथा निषेध अधिनियम, सती प्रथा निषेध अधिनियम पास करवाया गया 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग उस टाइम यहाँ के गवर्नर जनरल थे, इनके द्वारा सती प्रथा निषेध अधिनियम पास करवाया गया कि यहाँ भारत में सती प्रथा निषेध, ये अपराध है, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। अब इस सती प्रथा के साथ साथ में इन्होंने
विधवा विवाह को बढ़ावा देने की कोशिश की, यानी विधवा विवाह का भी इन्होंने समर्थन किया कि विधवाओं का दोबारा से विवाह होना चाहिए, नहीं कि इनको जलाया जाना चाहिए। विधवा विवाह की व्यवस्था की गई, इनके द्वारा कोशिश की गई। इसके साथ में अंतरजातीय विवाह की, अंतरजातीय विवाह की भी, अंतरजातीय विवाह के भी ये समर्थक थे। अंतरजातीय विवाह के भी ये समर्थक थे। साथ में ये बाल विवाह के विरोधी थे। बाल विवाह विरोधी कोई कानून तो ये नहीं बनवा सके उस टाइम, लेकिन बाल विवाह के ये विरोध में थे कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। साथ में स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के समान अधिकार, यानी संपत्ति में भी स्त्रियों के लिए समान अधिकारों की इन्होंने बात की गई। स्त्रियों को पढ़ाने की भी उस टाइम बात की गई है। यानी आज के टाइम में ये बातें साधारण लगती हैं कि ये तो नॉर्मल बातें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज से ये 1772 की बातें हैं। 1772 में इनका जन्म हुआ था, तो लगभग 1800 की बातें हैं ये। आज से लगभग 200 साल पहले की बातें हम कर रहे हैं। तो 200 साल पहले ये बातें बहुत ही ये करना रेयर केस में की जाती थी, कोई हिम्मत ही नहीं करता था ऐसी बातें करने की, क्योंकि ये समाज की उस टाइम की प्रथा थी। विशेष रूप से सती प्रथा एक बड़ी प्रथा थी उस टाइम, और प्रथाओं में तो आज भी हम ये विरोध करते हैं तो थोड़ा शक पकाते हैं। तो राजा राम मोहन राय उस टाइम इन बातों के लिए, समाज सुधार के लिए बहुत ही मेहनत की थी, जिसमें सती प्रथा इनका मुख्य काम है। बाकी तो ये कोशिश की गई है, बाल विवाह के भी इसके कानून नहीं बनाता, लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी जीत थी। ये है इनके सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका। उसके बाद में आता है इनका धार्मिक सुधार। धार्मिक विचार क्या है? तो धार्मिक विचारों में इनका मुख्य है, एक तो तोहफात उल मुवाहिदीन के अंतर्गत, यानी एकेश्वरवाद। ये एकेश्वरवाद के समर्थक थे, यानी ईश्वर एक ही है। हम जो तरह तरह के देवताओं को मानते हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि मुस्लिमों में भी एक ही देवता होता है, ईसाइयों में भी एक ही देवता होता है। तो यानी जितने भी धर्म होते हैं वो सभी एक केश्वरवाद की तरफ बढ़ते हैं। तो हिंदुओं में भी एक ही देवता होना चाहिए। और इन्होंने बहुदेवताओं का, बहुदेववाद का विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया, यानी देवता अधिक, तरह तरह के देवता नहीं होने चाहिए, इससे ज़्यादा पाखंड पैदा होता है। जो देवता होते हैं उनके नाम पर पाखंड ज़्यादा होता है। ईश्वर तो केवल एक ही होता है और वो सभी का मालिक होता है। तरह तरह के देवता बनाने से कोई विकास नहीं होगा। इसके साथ में धर्म के अंतर्गत जो बलि प्रथा थी, बलि देने की प्रथा और मूर्ति पूजा उस टाइम मुख्य थे। मूर्ति पूजा और बलि प्रथा इनके एक और विरोधी थे। बलि प्रथा और ये मूर्ति पूजा, इनका विरोध करने में ये काफ़ी कोशिश की है कि बलि प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। जैसे पशुओं की बलि देना है, जो कि गलत होता है, क्योंकि वो भी जीव होते हैं, कोई भी देवता इनसे प्रसन्न नहीं होगा बलि देने से। ये थे इनके धार्मिक विचार। जो इनकी जो प्रसिद्ध बुक है तोहफात उल मुवाहिदीन, ये धर्म से संबंधित ज़्यादा बातें इसमें कही गई हैं। इसके बाद में है प्रेस की स्वतंत्रता के विचार। इसमें प्रेस की स्वतंत्रता के विचार राजा राम मोहन राय ने उस टाइम बताया, प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब अखबारों को प्रकाशित होने देना चाहिए। उस टाइम मुख्य अखबार ही थे, टीवी रेडियो कम थे। यानी यदि हमें व्यक्तियों को प्रेस के अंतर्गत कोई बात और विरोध करने की स्वतंत्रता देंगे तो ज़्यादा बड़ा विद्रोह उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि लोगों का गुस्सा अखबार के माध्यम से या पत्रिकाओं के माध्यम से प्रकाशित वो अपना गुस्सा प्रकट करेंगे। यदि इनको हम दबाएंगे तो ज़्यादा दिनों तक व्यक्ति दबे हुए नहीं रहेंगे। आखिर में ये गुस्सा होता है वो एक साथ में पनपेगा। तो प्रेस को इन्होंने चौथा स्तंभ बताया था, प्रेस को उन्होंने चौथा स्तंभ बताया है। और प्रेस की स्वतंत्रता को इन्होंने महत्वपूर्ण बताया है। प्रेस यदि स्वतंत्र होगा तो लोगों का विरोध एक साथ में प्रकट नहीं होगा, धीरे धीरे अपने विचारों को व्यक्त करते रहेंगे और इससे विद्रोह न भड़क के सरकार के पास में इनकी क्या डिमांड है ये बात पहुंचती जाएगी। इसी के लिए इन्होंने पत्रिकाएं प्रकाशित की है। जैसे हमने अभी 3-4 पत्रिकाओं की बातें कर ली हैं। संवाद कौमुदी है और बर्मेनिक मैगजीन है और एक वो
तारीखे अखबार, सॉरी मीरात उल अखबार। ये इनके प्रसिद्ध पत्रिकाएं मीरात उल अखबार है, संवाद कौमुदी है, बर्मेनिक मैगजीन है। ये इनकी प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी, जो ये पत्रिकाओं के, ये अखबारों के स्वतंत्रता के पक्षधर थे। इस प्रकार से एक है इनका आर्थिक विचार। आर्थिक विचार क्या है? एक तो उस टाइम में मजदूरों और किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था। किसान और मजदूर, इनको मजदूर, ये जमींदार वगैरह लोग हैं, ये बहुत परेशान करते थे। तो उस टाइम इनकी मांग थी कि टैक्स ज़्यादा न लगाया जाए, टैक्स कम लगाए जाए किसानों और मजदूरों पर, ताकि ये भी अपना जीवन निर्वाह कर सकें, इनका ज़्यादा शोषण ना हो। एक थोड़ी सेना, जो सेना रखते हो आप, रिजर्व में ज़्यादा सेना न रखें, सेना में कटौती करें ताकि ज़्यादा टैक्स नहीं लाना पड़े। एक प्रशासनिक कार्यों में, जो भी प्रशासनिक कार्य करते हो, इनका खर्चा कम किया जाए, प्रशासनिक कार्यों का और सेना का खर्चा कम किया जाए, जिससे क्या होगा, जनता पर टैक्स कम लगाना पड़ेगा और इससे जनता आराम से रह सकेगी। एक जो धन का निष्कासन होता है, धन का निष्कासन, धन का निष्कासन किस प्रकार से होता है? यहाँ इंडिया से ब्रिटिश कंपनियां हैं, वो धन ले जाकर ब्रिटेन में इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ से जो पूंजी होती है वो निकाल लेते हैं और ब्रिटेन में इन्वेस्ट करते हैं। प्रॉफिट जनता का यहाँ का होता है और ले जाते हैं वो अंग्रेज हैं। तो यहाँ का पैसा, इंडिया का पैसा इंडिया में ही लगाया जाना चाहिए, बाहरी देशों में, ये ब्रिटेन में नहीं ले जाना चाहिए। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय के कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं। आप इस क्लास को ज़रूर देखें। यदि इसमें से राजा राम मोहन राय का कोई क्वेश्चन आना है तो लगभग इन्हीं में से आ जाएगा। चाहे आप BA फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट हैं तो उसमें भी ये सिलेबस में है, आप ज़रूर पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।